ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम थोड़ा टेक्निकली पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम को। मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी। एक सिस्टम है बार्टर सिस्टम, एक सिस्टम है मनी सिस्टम। इस बारे में हम ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, उसके बाद ही इस चैप्टर को स्टार्ट करना। मुश्किल से 4-5 मिनट का वीडियो है। बार्टर सिस्टम को मैं टेक्निकली स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करना। इसका मीनिंग है गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करना। गुड्स की जगह आप सर्विस भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एक तरफ सर्विस, दूसरी तरफ गुड्स, ऐसा भी होता है। दोनों तरफ सर्विस, दोनों तरफ गुड्स। देने वाला भी गुड्स दे रहा है, लेने वाला भी गुड्स ले रहा है, या देने वाला सर्विस दे रहा है, लेने वाला गुड्स ले रहा है, ऐसा कुछ भी चल। ठीक है, मैं टीचर हूँ, ठीक है। अगर मैं बार्टर सिस्टम में होता तो पढ़ाने के बदले गेहूं लेता, पढ़ाने के बदले राइस लेता, पढ़ाने के बदले कपड़े लेता, पढ़ाने के बदले यूटेंसिल्स लेता। तो इस तरीके से सर्विस और गुड्स का भी एक्सचेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इकोनॉमी का नाम कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी होता है। ये जो सी और सी लिखा है, दिस कैन बी रीड एज कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। इस इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मुझे कपड़े चाहिए, मेरे पास एडिशनल में या तो मैं सर्विस दे सकता हूं पढ़ाने की, या फिर मेरे पास वीट है ऑफर करने के लिए। मुझे कपड़े चाहिए। अब मैं गया हूं किसी कपड़े वाले के पास, उसको बोल रहा हूं या तो मेरे से बच्चों को पढ़वा लो, उसकी फीस दे देना, या फिर वीट ले लो, मेरे पास वीट रखा है। उसे नहीं चाहिए, उसकी बॉन्ड्स उस समय नहीं है, राइट? देखो, पूरा इकोनॉमिक्स नीड और वांट पे बेस्ड है। इसी नीड और वांट के सेटिस्फेक्शन के लिए लोग काम करते हैं। इस नीड एंड वांट के सेटिस्फेक्शन के लिए कमोडिटी या सर्विस की जरूरत होती है। मेरी नीड या वांट किससे सेटिस्फाई होंगी? या तो कमोडिटी होगी या तो सर्विस होगी। वो कमोडिटी या सर्विस मुझे एक्वायर करनी है, जिससे मैं अपनी नीड एंड वांट सेटिस्फाई करूंगा। वो कैसे एक्वायर होगी? तो बार्टर सिस्टम में वो एक्वायर होती थी, मैं ऑफर में भी कोई कमोडिटी या सर्विस देता था। तो मुझे आज जो ऑफर पे देना है, मेरा पढ़ाना या गेहूं, और रिवर्स में मेरी नीड एंड वांट सेटिस्फाई होगी कपड़ों से। सामने वाले की भी तो नीड एंड वांट्स में या तो पढ़ाई या फिर गेहूं होने चाहिए ना। अगर उस समय उसके पास ये नीड एंड वांट में नहीं है, तो हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन कैसे होगा? हमारे बीच में लेन देन कैसे होगा? तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। छोटे मोटे गांव में तो लोग आपस में, है ना, कोई काम करता है कपड़े बनाने का, कोई काम करता है बर्तन बनाने का, तो वो सब डेली नीड के काम ही करते थे और आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। छोटी मोटी इकोनॉमी चल जाएगी। लेकिन आज के जमाने की, जिस साइज के हम लोग, जिस एरा में रह रहे हैं और जिस साइज की इकोनॉमीज है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कैसे ढूंढेंगे? आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ओके। और ये सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये तो समस्या की जड़ है। अभी समस्या इसके ऊपर बनेगी, है ना? अभी इनकी फूल और पत्ती देखते हैं कितनी खतरनाक है, और तुम्हें समझ में आएगा। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसको छोड़ के भी कुछ और लिमिटेशंस हैं, जैसे क्या? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखो, मेरे को घोड़ा खरीदना है, ठीक है। वो घोड़ा, वीट के बदले अगर कोई कहता है कि यार चलो 10 टन वीट के बदले एक घोड़ा आना चाहिए, राइस के बदले कैसे देखूं? कपड़ों के बदले कैसे देखूं? बर्तन के बदले कैसे देखूं? समझ रहे हो ना? सर्विस के बदले कैसे देखूं? किस वैल्यू पे? तो हमारा ये जो मनी है, ये सॉल्व कर देता है इस प्रॉब्लम को। वैल्यू मेजर करने के लिए मनी सबसे बढ़िया यार्डस्टिक है, सबसे बढ़िया टूल है। मनी की टर्म्स में हम किसी की भी वैल्यू लगाते हैं। घोड़ा पैसों की टर्म में होगा, यूटेंसिल्स भी पैसों की टर्म में होंगे।
कोई भी कमोडिटी या सर्विस अगर पैसों की टर्म में है, उतने पैसे दो, कमोडिटी ले लो। कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज या सर्विस टू कमोडिटी एक्सचेंज में वैल्यू डिसाइड करना, वैल्यू मेजर करना, एक कमोडिटी की दूसरी कमोडिटी की टर्म्स में वैल्यू मेजर करना, वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी मतलब ये एक हेडेक है। और ऑब्वियसली सामने वाला मानता ही, वो क्यों मानेगा, बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सो ये है अगली समस्या कि हम एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी की टर्म्स में वैल्यू कैसे करें। हम हर कमोडिटी को पैसों की टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं, पर एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी की टर्म्स में कैसे वैल्यू करेंगे, इट्स अ प्रॉब्लम। और मनी ने ये सॉल्व कर दी, क्योंकि मनी की टर्म्स में हर कमोडिटी और हर सर्विस वैल्यू होती है। फोन खरीदोगे, लैपटॉप खरीदोगे, बुक खरीदोगे, पेन खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, मनी में वैल्यू है। इसने ईज ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन कर दिया इस सिस्टम में। बार्टर में बड़ी समस्या थी, राइट। ओके, तो इसको समझाने के लिए देखो, जब भी एग्जाम में आंसर लिखना होता है, एक तो ये कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो तो ध्यान रहेगी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हमारे पास कोई कॉमन मेजर नहीं था। कॉमन मेजर मतलब एक ही मेजर से सारे गुड्स और सर्विसेज वैल्यू कर दिए जाए, कॉमन, ऐसा कोई कॉमन मेजर नहीं था। अब हम ले आए हैं मनी, राइट। तो ऐसा कोई कॉमन मेजर नहीं था कि सारे गुड्स और सर्विस किसी एक ही मेजर से वैल्यू हो जाएंगे, राइट। अगली, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो बेस होना चाहिए दिमाग में समझाने के लिए कि हर कमोडिटी को इक्वल वैल्यू नहीं होती। घोड़े की वैल्यू कुछ और है, वो बहुत महंगा है, उसके बदले में बर्तन दिए जा रहे हैं वो बहुत सस्ते हैं। बर्तन की वैल्यू और घोड़े की वैल्यू में कंपेयर कैसे करेंगे, वो दोनों इक्वल वैल्यू के नहीं है। तो कोई एक ऐसा कॉमन मेजर चाहिए जो घोड़े को भी वैल्यू कर दे और बर्तनों को भी। वो पैसा है, मनी है। घोड़े की वैल्यू भी मनी में लग जाती है और बर्तनों की वैल्यू भी मनी में लग जाती है। दिस इज हाउ वी हैव ईज्ड ऑन डूइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यू टू वन फैक्टर, मनी। आगे चलते हैं, तो ये दिमाग में रह जाएगा, है ना। घोड़े वाला एग्जांपल और बर्तन वाला एग्जांपल समझ लेना। दूसरा एक और लिमिटेशन था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये क्या है सर? सामान आज ले जाता हूं, पैसे बाद में दे दूंगा। सामान आज ले जाता हूं, पैसे पार्ट्स में दूंगा, 20% आज दे जाता हूं, फिर 20-20% करके 4 बार और दे दूंगा तो 100% पैसा हो जाएगा। ये सब के बिना आज का समय बिजनेस का नहीं चल सकता। ऑब्वियसली व्यक्ति जिसे महीने में एक बार सैलरी मिल रही है किसी को, ठीक है, अब वो बहुत सारे खर्चे इसी टोन पे करता है कि अगले मंथ में पे कर दूंगा। कोई महंगी चीज खरीदी उसने, तो आज महंगी चीज खरीद पाता है, उतने पैसे या सेविंग नहीं है उसके पास। घर खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद रहा है, उसे इंस्टॉलमेंट पे करता है, पर अपनी नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर लेता है। इतना बड़ा सपोर्ट है कि नीड एंड वांट अभी सेटिस्फाई कर लो, उसका पेमेंट आप बाद में करते रहना। इसको ही बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट, डिलेड पेमेंट, राइट। तो ये जो डेफर्ड पेमेंट और डिलेड पेमेंट का कंसेप्ट है ना, ये बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल था। डेफर्ड पेमेंट और डिलेड पेमेंट का कंसेप्ट, और उसका जो रीजन बनता था वो क्या बनता था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे, एग्रीमेंट करोगे सामने वाले के साथ, जिसमें आप फ्यूचर पेमेंट करने वाले हो, वो सोच के देखो कैसे करोगे। और पेरिशेबल गुड्स के केस में तो ये और मुश्किल हो गया। तो कमोडिटी टू कमोडिटी और सर्विस टू सर्विस या सर्विस टू कमोडिटी के जो एक्सचेंज होते हैं, जिनको हम बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं, उसके अंदर पार्ट पेमेंट करना, डिलेड पेमेंट एक्सेप्ट करना, लोग तैयार नहीं होते थे इसके लिए। तो इकोनॉमी आगे ग्रो करती ही नहीं थी, राइट। तो मनी ने इसको, डेफर्ड पेमेंट को ईज आउट कर दिया। मनी ने इस डेफर्ड पेमेंट वाले सिस्टम को आसान कर दिया। अगर तुम अपनी बुक देखोगे तो मैं बुक में बता देता हूं, borrower may not be able to arrange goods of exactly same
क्वालिटी। डिलेड पेमेंट की जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो है सेम क्वालिटी इन फ्यूचर कहां से लाओगे? सेम क्वालिटी इन फ्यूचर कहां से लाओगे? बताओ, कहां से आएगी सेम क्वालिटी? आज कोई भी चीज है, उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी फ्यूचर में, या वो बदल जाएगी। अगर मैं पढ़ा ही रहा हूं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आज से 2 साल बाद भी सेम क्वालिटी पे पढ़ा रहूंगा। एनहांस हो सकती है, डिटोरिएट हो सकती है। सेम का तो बहुत ही कम चांस है। अगर मैं कंटिन्यूस पढ़ाता रहा तो एनहांस हो जाएगी, कंटिन्यूस पढ़ाना छोड़ दिया तो डिटोरिएट हो जाएगी। राइट? मूड स्विंग हुआ किसी समय तो उस समय मैं अलग पढ़ा रहा हूँ। तबीयत खराब हो गई फिजिकली तो अलग पढ़ा रहूंगा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं सेम व्यक्ति हूँ, मैं ही सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी इतने वेरिएशन आ सकते हैं। गुड्स में सोचो, गेहूं में सोचो, इस साल जो गेहूं उगा है, अगले साल तुम कह रहे हो डेफर्ड पेमेंट कर देंगे, अगले साल का गेहूं खराब रहा तो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम क्वालिटी मेंटेन करना फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। कमोडिटी और सर्विसेज के केस में मनी तो सेम ही होती है ना, उसकी क्वालिटी डिटोरिएट थोड़ी होती है। और अगर आप कहते हो वैल्यू डिटोरिएट होती है तो लोग तो इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे ले लेते हैं ना। जिन लोगों को ये डाउट आएगा मैं पहले से क्लियर कर रहा हूं, तो उसकी वैल्यू डिटोरिएट नहीं होने देता। इंटरेस्ट एक्चुअली उसकी वैल्यू मेंटेनेंस का ही तरीका है और कुछ भी नहीं है। कि आज के 100 रुपए एक साल बाद इंटरेस्ट सहित 110 क्यों है? क्योंकि कमोडिटी 10 रुपए महंगी हो रही है तो इंटरेस्ट ने उसको कंपनसेट किया है। और कुछ नहीं होता इंटरेस्ट। आगे जाके सीखोगे ये सब चीजें। ओके? तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्वालिटी को लेके वगैरह, यही आपके बुक में लिखा हुआ है। इसलिए डेफर्ड पेमेंट करना बहुत मुश्किल है। 2 प्रॉब्लम पढ़ ली हमने, बेसिकली 3 पढ़ लिए। पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, बहुत इजी है। एक साथ दो लोगों को रेसिप्रोकल चीजें जो सामने वाले के पास है वो मुझे चाहिए और मेरे पास है वो उसे चाहिए, ये मिलना ही मुश्किल। नंबर 2, दूसरी प्रॉब्लम कौन सी पड़ी? अभी पड़ी एक तो डेफर्ड पेमेंट, टुकड़ों में पैसा पे करना मुश्किल है। और कॉमन मेजर, ऐसा कोई मेजर चाहिए जो, क्योंकि मेरे पास जो कमोडिटी है उसकी वैल्यू मैं अलग लगा रहा हूँ, सामने वाला अलग लगा रहा है उसके पास जो कमोडिटी है उसके साथ, है ना? तो एक कॉमन मेजर नहीं है हमारे पास। घोड़ा और बर्तन वाला एग्जांपल। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? मनी की टर्म्स में घोड़े की वैल्यू हो जाए, मनी की टर्म्स में। तो बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाती थी, ये प्रॉब्लम थी। और मनी इसको आके सॉल्व कर देगी, आगे के टॉपिक में पढ़ लोगे, ये का यही हेडिंग पढ़ोगे। इसलिए इस हेडिंग को अच्छे से समझ लो कि मनी क्या है। मनी एज अ कैपेसिटी टू मेजर द वैल्यू ऑफ कमोडिटी और सर्विस, ऐसा मीडियम हमने ढूंढ लिया। डेफर्ड पेमेंट के लिए भी क्या है? मनी इसका सॉल्यूशन है। उसने डेफर्ड पेमेंट सिस्टम चालू करवा दिए। हम लोन वोन पे जो भी चीजें खरीद रहे हैं ये सब डेफर्ड पेमेंट सिस्टम ही तो है। ओके? लास्ट थिंग, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। देखो, स्टोर वैल्यू, ये बात मैंने अभी बताई थी, पेरिशेबल गुड्स के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। फ्यूचर यूज के लिए हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। सपोज आज आज के समय में एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, टमाटर बहुत वैल्यूएबल है और बड़ा प्राइस उसका बढ़ रहा है। एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि आज एक कमोडिटी है जो तेजी से प्राइस बढ़ रहा है। मैंने सोचा यार अपनी वेल्थ इसी में बना लेते हैं। वेल्थ कैसे बनाते हो? स्टोर करके ही बनाते हो ना। कर लो टमाटर स्टोर, 10 दिन बाद क्या होगा? आपकी वेल्थ खराब। पर पैसा होता तो, जो आपने स्टोर किया होता, आपकी वेल्थ मेंटेन रहती। यस और नो? तो आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। बैंक वगैरह जैसी जगह स्टोर करोगे तो वो इंटरेस्ट भी दे देंगे तो वो मेंटेन रहेगी प्रॉपर। घर में स्टोर करोगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि चीजें इन्फ्लेट होती जाती है। बैंक में वो मेंटेन हो जाती है। राइट? सो स्टोर वैल्यू मनी हमें प्रोवाइड करेगा। बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कोई व्यक्ति अपने लिए वेल्थ स्टोर कर ही नहीं पाता था। वेल्थ क्यों चाहिए? फ्यूचर में पैसे, फ्यूचर में हम कैसे काम चलाएंगे? ठीक है, तो फ्यूचर में काम चलाने के लिए हमारे पास वेल्थ होनी चाहिए। हमें आज स्टोर करनी पड़ेगी ताकि फ्यूचर में वो यूज कर सके। व्यक्ति बूढ़ा होगा, रिटायर होगा, कैसे काम चलेगा? वेल्थ स्टोर करनी पड़ेगी। बार्टर सिस्टम है। पहले के लोग बोले सोना बोले जमीन में गाड़ रखा है, वो सोने को ही सब कुछ बना के चल रहे थे जीवन में। तो उसके अलावा कोई और ऐसा आइटम नहीं था जो स्टोरेज वैल्यू देता था। वो स्टोरेज वैल्यू देता था।
तो कई देशों में, कई एरियाज में सोने के बेसिस पे या ऐसा कोई और मेटल जो वहां पे प्रेशियस है उस बेसिस पे वो मनी जैसे इस्तेमाल करते थे उसको। उसका कोई बहुत सिस्टमेटिक मैकेनिज्म नहीं था, बट फिर भी वो लोग ढूंढते थे और इसी तरह के मैकेनिज्म में जाते थे। बार्टर सिस्टम प्योरली चलाना इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर ये एक बार्टर एक सिस्टम है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि ये समझ में आए कि हमारे पास जो सिस्टम है वो कितना अच्छा है। अगर वो ना हो और हम पुराने जमाने में चले जाएं बार्टर सिस्टम में, तो हम कितनी प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। इसलिए मनी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस मनी सिस्टम को बचाना पड़ता है। इसमें करप्शन होता है, इसमें ब्लैक मनी आती है, पढ़ेंगे हम उस बारे में। तो इस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग और कौन से करप्शन हैं या कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से वायरसेस हैं जो इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसी बारे में ये चैप्टर है। हम और फॉर्मल होते जाएंगे और नॉलेज लेते जाएंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमारे लिए टर्म्स आसान होती जाएंगी। तो मैंने केवल 4 लिमिटेशन, मैंने मीनिंग समझाया बार्टर सिस्टम का। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बोलते हैं इसको, जिसमें कमोडिटी ही एक्सचेंज होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, और वो एक दूसरे की नीड वांट सेटिस्फाई कर देते क्योंकि कमोडिटी मिल जाती है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए ना, नीड भी लिख सकते हो, वो लाइन उसी पे लिखिए कि ऐसा कोइंसिडेंस होना चाहिए जहां मेरी नीड और उसकी नीड रेसिप्रोकल है और हम दोनों के पास वो कमोडिटी भी है। इतनी सारी कोइंसिडेंसेस चाहिए, तब जाके बार्टर सिस्टम चलेगा। दूसरा, मेजरमेंट के लिए वैल्यू चाहिए, तो कमोडिटी इटसेल्फ मेजर नहीं कर सकती। तीसरा, डेफरमेंट के लिए वैल्यू चाहिए, तो डेफर कैसे होगी? मैं बाद में पेमेंट कर दूं, पार्टली पेमेंट कर दूं, तो क्वालिटी पे सवाल उठ जाएंगे। ये बात हमने अभी पढ़ी। और फ्यूचर वैल्यू में वेल्थ की जरूरत पड़ेगी, जब मुझे उसे यूज करना है तो मैं स्टोर कैसे करूं इसे? तो स्टोरेज की प्रॉब्लम है, डेफरमेंट की प्रॉब्लम है। केवल एक एक वर्ड पकड़ो, बाकी सेंटेंस अपने आप दिमाग में आएगा, है ना? रीड करो या ये लेक्चर एक दो बार सुन लो। एक वर्ड है डेफरमेंट, एक वर्ड है स्टोरेज, एक वर्ड है मेजरमेंट, और एक वर्ड है डबल कोइंसिडेंस। बस 4 वर्ड पकड़ो, लिमिटेशन खत्म। इन्हीं 4 लिमिटेशन का सॉल्यूशन मनी ने दिया है, वही 4 वर्ड फिर से आने वाले हैं। डबल कोइंसिडेंस, मेजरमेंट, डेफरमेंट और स्टोरेज वैल्यू। बाकी सेंटेंस तुम बना लोगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं मनी को लेके। अब हो गया ये बार्टर सिस्टम, इतना ही अंडरस्टैंडिंग इसमें रिक्वायर्ड था।